स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 10 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्टिंग मीडिया। ठीक है ना। तो कई मीडियम होंगे, आपको 1 2 3 4 5 आप कई मीडियम ले सकते हो। तो लाइट एक मीडियम से जाएगी, दूसरे में एंटर करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, फिर तीसरे में आएगी, फिर वहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा, फिर चौथे में आएगी। इस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता जाएगा। तो आपस में इनके रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेसेस हैं उनमें क्या रिलेशन बनेगा उसकी हम बात करना चाहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वो ऊपर क्या आपका एयर है, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले लिया, म्यू ए ले लिया। ये अंदर क्या है, वाटर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या है, म्यू डब्ल्यू कर लिया। और नीचे क्या है, ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू जी कर लिया। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हमने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिए। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले लाइट यहाँ से जाएगी, एयर में लाइट है, इंसिडेंट किया यहाँ पर, और आपको पता है ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, है ना। और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या बना, R1 बना, और लाइट जा करके दूसरे इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगी, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल। तो ये अगर R1 बना हुआ है तो ये जो आपका सेकेंड सरफेस है उस पर जो लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो सेकेंड सरफेस पर जो इंसिडेंट एंगल होगा वो R1 ही होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है ना ये R1 होगा, तो ये R1 होगा। फिर लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि ऊपर वाटर है, नीचे ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वाटर से, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बन जाएगा आपका R2। ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है R2। अब ये इंसिडेंस एंगल जाकर कहाँ गिरेगी, थर्ड इंटरफेस पे, यानी ग्लास और एयर इंटरफेस पे गिरेगी। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करेगी और यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल होगा वो R2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर R1 है, तो अल्टरनेट एंगल लोगे तो यहाँ ये R2 तो ये भी आपका R2 होगा। ठीक है ना। अब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर में जा रही है, वो तो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है ना। और अगर सेम मीडियम में जिस मीडियम से वो चली है उसी मीडियम में वो बाहर एमरजेंट हो रही है, इज़ द एमरजेंट एंगल, इज़ व्हाट एमरजेंट एंगल, उस वो आई के बराबर ही होगा जो पहले आपका यहाँ पर इंसिडेंस एंगल बना था, क्योंकि उसी मीडियम में लाइट बाहर निकल रही है। तो इस प्रकार से देखो, कई इंटरफेस 1 2 3, यहाँ पर 3 इंटरफेस है, 3 बार रिफ्रैक्शन हुआ, 1 2 3 3 बार रिफ्रैक्शन हुआ, और लाइट जो है इस तरीके से। और मैंने आपको बताया है कि अगर मीडियम, ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम है, जो इंसिडेंस एंगल है, जिस मीडियम, पहला इंसिडेंस एंगल जो आपका यहाँ पर है, जिस मीडियम से लाइट पहले आ रही है और जो लास्ट में जिस पे निकल रही है, अगर दोनों मीडियम सेम है, ऊपर नीचे वाला मीडियम क्या आपका है, सेम है, तो लाइट जो है जिस एंगल पे वो इंसिडेंस किया है, अगर इसको ड्रॉ करो आगे की तरफ, तो इसको भी आगे, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे, डेविएशन नहीं आएगा। ये तो आप समझ रहे हो, समझ में, इसको आप आगे से बढ़ाते रहोगे तो डेविएशन नहीं, क्योंकि लाइट उसी मीडियम में निकली है जिस मीडियम से आई हुई है। ठीक है ना। तो डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। खैर वहाँ जाना ही नहीं हमको है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन लेना है। तो सबसे पहले सरफेस पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, क्या होगा, म्यू ए साइन आई, म्यू डब्ल्यू साइन आर। देखो ना, साइन आई साइन R1 होगा, ठीक है ना, म्यू डब्ल्यू होगा, लगा दिया। फिर क्या हुआ, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए लिखा, साइन आई अपॉन साइन R1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसको क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, जो ऊपर होता है उसको लिखते हैं। नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू मतलब क्या है, ए म्यू डब्ल्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। इसकी मीनिंग ये होती है, मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, साइन आई अपॉन साइन R1 कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, नो प्रॉब्लम। ऐसे में जो है चलूँगा सेकेंड सरफेस पे, तो सेकेंड सरफेस पे इंसिडेंस एंगल क्या है, R1 है, रिफ्लेक्टेड क्या है, R2 है। तो यहाँ पर लगाओ स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द सेकेंड इंटरफेस, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन का एंगल, साइन के साथ एंगल क्या है, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन R1, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन R1 इज इक्वल टू म्यू जी इंटू साइन R2। ठीक है ना। फिर यहाँ पे म्यू जी अपन क्या निकाल लिया, म्यू डब्ल्यू निकाल लिया, तो साइन R1 अपन क्या होगा, साइन R2 हो गया, है ना। इसे क्या लिखेंगे, अगर म्यू जी अपन म्यू डब्ल्यू है तो जी ऊपर है, डब्ल्यू नीचे है ना। तो आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर वो क्या है, डब्ल्यू म्यू जी, है ना बेटा जी, डब्ल्यू म्यू जी है, साइन R1 अपॉन साइन R2 कर लिया। अब आते हैं तीसरे इंटरफेस पे। तीसरे इंटरफेस पे आने के बाद ये जो इंसिडेंस एंगल है वो R2 ही रहेगा पता है, और रिफ्रैक्टेड एंगल वो I के बराबर हो जाएगा। तो लगाते हैं क्या, स्नेल्स लॉ, तो क्या होगा म्यू जी इंटू साइन R2, क्या होगा म्यू जी इंटू साइन R2 इज इक्वल टू ये आपका म्यू ए इंटू साइन आई या साइन ई, ठीक है ना जी। तो क्या होगा यहाँ पर म्यू ए अपॉन म्यू जी क्या होगा, साइन R2 अपॉन साइन आई, क्योंकि ई इक्वल टू आप आई है पता आपको है ना। इसको क्या लिखोगे आप लोग, जी म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास साइन R2 अपॉन साइन आई। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग द साइड्स ऑफ द इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब आपस में रख करके, ये तीनों आपस में कट जाएंगे, देखना आप लोग, पहला राइट साइड सब कट जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा जी, 1 आ जाएगा। एक रिलेशन दिखाना था आपको और कुछ नहीं इसमें है, कभी कभी पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू, मतलब आप कहोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर इसको हम नीचे लाते हैं, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या, अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा बेटा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 1 अपॉन, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन, ये रिवर्स हो जाता है, मैं बता चुका हूँ इसके पहले, ये हो जाएगा ए म्यू जी 1 अपॉन जी म्यू 1 अपॉन म्यू ए जी जो है वो क्या होगा, ए म्यू जी के बराबर होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको पूरा का पूरा हम क्या ले सकते हैं, ए म्यू जी, ये लास्ट आपका रिलेशन आ गया, ठीक है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझो इस बात को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस चीज़ को अब कौन कौन सी किसके कांटेक्ट में उसको देख लो, मैं बताता हूँ आपको, जो 3 लेयर से नहीं, एक यहाँ था ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से था, ठीक है ना, यहाँ पर एयर था, यहाँ पर वाटर था, यहाँ पर ग्लास था, यहाँ पर एयर था, ठीक है ना। तो कौन कौन सा इंटरफेस है बेटा जी, कौन कौन सा इंटरफेस है, तो पहला जो इंटरफेस आपका ये था, तो आप क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो एयर और वाटर का इंटरफेस था ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये लिखा आपने, इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 बाई 1 करके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये चीज़ याद करने वाली है, अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया, ठीक है बेटा जी। इट इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डाउट होगा तो पूछना, इस रिजल्ट को आप लोग याद रखो तो बेहतर है, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिस पे न्यूमेरिकल करने हमको है, जैसे मान लो बहुत सारे मीडियम है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू आई है, इसका म्यू 1 है, इसका म्यू 2 है, मतलब जो इनिशियल उसको आई ले लिया और जो लास्ट में रेन को उसको ले लिया हमने एफ ले लिया, ठीक है ना। याद रखिएगा ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका म्यू आई है, ये क्या आपका है म्यू एफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसमें पहले लाइट चली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्या ले लिया, म्यू आई लिया, और जिसमें लाइट एमरजेंट कर रही है, लास्ट में निकल रही है जिस मीडियम में लास्ट में, उसको म्यू एफ मान लिया, और बीच में बहुत सारे लेयर्स हैं म्यू 1 म्यू 2। तो आप देखो लाइट गिरेगी, रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्लेक्शन कैसे होगा डिपेंड करेगा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना। फिर अवे होगी, अवे का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तभी तो अवे गई होगी। फिर मान लीजिए फिर पास आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इस प्रकार से हम लोग
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से लाइट का अवे टुवर्ड्स वो जा रही है। वो जहाँ जहाँ कहाँ गई होगी अवे, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहा होगा। और जब जब लाइट क्या होगी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा रहा होगा। तो ये तो आप जान गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। वो तो डिपेंड करेगा μ1 μ2 μ3 μ4 पे एंड सो ऑन। लास्ट में आपका जो है μf है, तो लाइट यहाँ से निकल गई, ठीक है। अब इसमें क्या रिलेशन बनेगा, तो इन सारे जो बीच में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इनको हम काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बनाएंगे। किससे? इनिशियल से बनाएंगे और फाइनल से बनाएंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या होगा ऊपर, म्यू आई साइन आई, क्या होगा बेटा जी, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू एफ इंटू साइन आर एफ। तो सीधे स्नेल्स लॉ यहां लगा लो और यहां लगा लो, ठीक है ना। बीच में कोई भी मीडियम आए उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये फार्मूला हमेशा यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। लेकिन याद रखना बेटा कहीं बीच में टी आई आर ना हो, ऐसा ना हो कि कहीं टी आई आर हो जाएगा। तो बीच में अगर कहीं टी आई आर हो जाएगा तब ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। मतलब लाइट यहाँ से एंटर करे तो यहाँ से बाहर निकले ही निकले, तभी तो ये लगा पाओगे ना, फार्मूला लगा पाओगे। मतलब ऐसे कई लेयर्स लगी हुई हैं, डरने की बात नहीं है। आप सारी लेयर्स के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को मत देखो, सिर्फ आप इनिशियल वाला देखो क्या है, आई क्या बना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। वहाँ लो क्या होगा तुम्हारा, स्नेल्स लॉ क्या होगा, एन क्या होगा तुम्हारा बेटा जी, म्यू, ये आपका म्यू आई, ये होगा म्यू एफ, है ना। म्यू आई, इसको सही कर देते हैं, अगर आपको म्यू आई एंड म्यू एफ जो यहाँ निकला हुआ है, इस यहाँ जो निकल रही, ठीक है ना। तो म्यू आई और म्यू एफ करके एक रिलेशन आप बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन पे, ठीक है, आगे चल के, ठीक है बेटा जी। तो ये कॉन्सेप्ट थे मल्टीपल रिफ्रैक्शन पे, ठीक है ना। अब कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट आपके आने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा जी। तो बेटा अभी तक आप लोगों ने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा है ना, वो प्लेन सरफेस से पढ़ा हुआ है। जैसे हमने आपको बताया ये सरफेस कैसे है बेलो, ये जो सरफेस आपको दिख रहे हैं जहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है बिल्कुल प्लेन है ना। जैसे हमने आपसे क्या किया था, एक हमने ऐसे लिया था कंटेनर, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया था ऐसे ना, है ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, ऑब्जर्वर बाहर था देख रहा था उसको, ठीक है ना। यहाँ से लाइट गई, यहाँ पड़ी, है ना, सीधे निकल गई थी ऐसे, ठीक है ना। फिर एक दूसरी लाइट यहाँ पड़ी थी, फिर वो क्या हुई थी बेटा जी, वो रिफ्लेक्ट हुई थी ऐसे, तो इसकी इमेज यहाँ बन गई थी। तो यहाँ पर रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ की बात आ रही थी। लेकिन ये जो सरफेस था ना ये आपको, ये जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जा रही थी तो जो इंटरफेस था जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था वो प्लेन था, वो प्लेन सरफेस था। तो अभी तक तो आपको प्लेन सरफेस से आपने रिफ्रैक्शन की बात की, है ना। रिफ्रैक्शन की बात किससे की, प्लेन सरफेस की। अब हम आपको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ग्लास है, ठीक है ना। आपको कि सर हमारे पास एक ग्लास है ये, और स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है बेटा जी। हमारे पास बिल्कुल सॉलिड स्फेरिकल ग्लास है। इस ग्लास को हमने ऐसे कट कर दिया, ये पूरा भरा हुआ है। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। अब अगर इस पे लाइट गिरती है, मान लो कहीं से लाइट इस पे आती है, लाइट आके यहाँ से गिरती है ऐसे है, तो क्या ये लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है वो सरफेस आपका प्लेन नहीं है, वो स्फेरिकल सरफेस है। और ये स्फेरिकल मिरर नहीं है। ये आप ये मत सोचना कि मिरर में क्या होता है, सिल्वरिंग होती है। मिरर में क्या होता है, सिल्वर्ड होता है ना, पेंट होता है पीछे। यहाँ पर कहीं पेंट नहीं हुआ है, सीधे लाइट एंटर करेगी दूसरे मीडियम में, रिफ्रैक्ट होके जाएगी। बट जो सरफेस है वो स्फेरिकल है। कैसा है बेटा जी, स्फेरिकल सरफेस है। अगर ये ग्लास है तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर होगा, बाहर एयर का होगा। तो अब जो रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस नॉट मिरर, ठीक है ना, सरफेस होगा। तो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपको समझाएंगे और मेन टॉपिक पे आएंगे तो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है बेटा। तो देखो,
तो देखो बेटा जी, यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इनको याद नहीं करना आपको है, अगर ये आपको बस समझ में आनी है, बस ये आपको समझ में आना चाहिए जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट यहाँ से उठाएंगे उसका हम बाद में यूज करेंगे। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, ठीक। इसको आप पढ़ोगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ सारी चीज़ें लिखी हुई, पहले बता दूँ मैं आपको क्या है। जैसे मान लो ये जो है आपका एक्स वाई है ना, ये जो आपका सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा है बेटा जी, अगर स्फेरिकल सरफेस होगा तो उसका अपना एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। सरफेस है ना, तो ये किसी न किसी क्या स्फीयर से कट किया गया होगा, उसका अपना क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, उसका आर भी तो होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल के बीच का डिस्टेंस आर होगा। और ये जो कटा हुआ, ये पूरा का पूरा मीडियम आपका मान लो, जैसे जो भी होगा आपका ग्लास होगा, अगर मान लो ग्लास है तो ये पूरा का पूरा मीडियम ग्लास होगा मान लो, और यह मान लो क्या है, एयर है। तो लाइट मान लो एयर से जाएगी ग्लास में तो रिफ्रैक्ट होगी, नहीं रिफ्रैक्ट होगी। ये अलग टाइप का मीडियम है, ये अलग टाइप का मीडियम है ना। आई थिंक ये सरफेस कैसा है, बस अरे भाई ये तो आपने अपनी अभी अभी डील किया हुआ है कि एक मीडियम वाटर था, दूसरा मीडियम क्या था, एयर था। तो लाइट मान लो वाटर से एयर में जा रही थी या एयर से वाटर में जा रही थी, तो मीडियम अलग अलग थी नहीं, बस यहाँ भी मीडियम अलग अलग है। यहाँ का मीडियम कुछ और है, यहाँ का मीडियम कुछ और है, लेकिन जो सरफेस है बस उसे हमने कैसा बना दिया। ये जो सरफेस आपका है, ये सरफेस आपका स्फेरिकल है। अब लाइट इस पर पड़ेगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो उस तरीके से नहीं, आप कॉन्सेप्ट जो आपका प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन होता था वैसे हमें नहीं डील करना है। इसके लिए हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो आप बताइए कि ये इस तरीके से जो, और ये अंदर का पूरा क्या है, कौन सा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है ना, या म्यू1 कर सकते हो, इसका म्यू2 कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू, है ना। तो अगर बाहर का एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 होगा, और अंदर का मान लो ग्लास है, वाटर है, जो भी मीडियम यहाँ होगा अंदर, है ना, वो उसका हमने म्यू ले लिया, ठीक है ना। अब एक तो ऐसे बनेगा, और एक स्फेरिकल सरफेस तो ऐसे हो सकता है कि जो कि ये वाला, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इसका कर्व्ड सरफेस, उसके सामने पूरा का पूरा क्या है, रेयर मीडियम हो, और अंदर वाला पार्ट क्या आपका हो, डेंसर मीडियम हो। ठीक है बेटा जी, तो इस तरीके से भी आपको सरफेस मिल सकते हैं। तो जैसे आपने मिरर के केस में आपने कन्वेक्स और कनकेव की बात की थी, वैसे यहाँ भी कर लोगे, लेकिन वो मिरर था, सरफेस तो कनकेव और कन्वेक्स ही तो होगा ना। तो आपसे मैं पूछूं कि बताओ ये सरफेस कौन सा होगा, एक्स वाई वाला सरफेस कौन सा होगा, तो कहोगे सर ये तो कनकेव है सर। ये क्या है, ये तो कनकेव है ना, देखो केव बना बना, ये कनकेव है। और ये ऊपर वाला सरफेस क्या है, ऊपर वाला सरफेस आपका क्या है, कन्वेक्स है। तो आपने लिखा मैंने यहाँ पर, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ कन्वेक्स टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, ठीक है ना, इज कॉल्ड द कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ठीक है बेटा जी, तो ये आप कहोगे सर ये कन्वेक्स हमारा है और ये हमारा कनकेव है, ठीक है ना, और ये रेयर मीडियम है, आपका डेंसर मीडियम है आई थिंक, और ये आपका स्फेरिकल सरफेस है। इसमें डरने की बात नहीं है, इसको डिफाइन किया गया है। और इसमें भी क्या होता है, पोल होगा, पता है, जैसे पोल होता है, पोल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब लिखा है मैंने, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, और एपर्चर भी होगा, एक्स और वाई क्या है, इसका एपर्चर माना जाएगा। और जितनी भी लाइट रेज हम लेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के केस में, सारी की सारी लाइट रे कैसी होगी, पैरेक्सियल होगी। द लाइन पासिस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द ये तो प्रिंसिपल की बात, सॉरी, हम प्रिंसिपल एक्सिस तो इसको बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। और जितनी भी रेज यहाँ पर लेंगे, इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज, सब के सब कैसी होंगी, पैरेक्सियल होंगी। पैरेक्सियल का मतलब इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल बिल्कुल छोटा होने वाला है। तो यहाँ पर हमने है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड एजम्पशन। कार्टेशियन देख डरना मत आप लोग, वो एक्स वाई में जैसे प्लस माइनस लेते हैं वैसे लेते बिल्कुल, जैसे हमने लिया है प्लस माइनस, जो स्फेरिकल मिरर में आपने जो केस लिया था बिल्कुल सेम चलेगा वैसे ही, ठीक है ना। यूजिंग द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, स्फेरिकल मिरर का केस यहाँ भी चलेगा। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस,
ठीक है ना। द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज निगेटिव। टू स्टडी द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल, तो पढ़ लेना आप लोग। एजम्पशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है कि द अपर्चर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल। अपर्चर का मतलब ये आपका एक्स और ये वाई, जो आपने स्फेरिकल सरफेस आपने कट किया हुआ ना छोटा सा, उसका अपर्चर बहुत छोटा अगर होगा तो 100% रे कैसी होगी, पैरेक्सियल होगी, और इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल सबका सब छोटा होगा, तभी फॉर्मूला आप निकाल पाओगे। ठीक है बेटा जी। द ऑब्जेक्ट, इसमें इस केस में जब भी ऑब्जेक्ट लोगे पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे, द ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अपने मन से कहीं आगे पीछे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कहीं ऑब्जेक्ट रखना होगा, चाहे यहाँ रखो, चाहे इधर रखो, चाहे डेंसर में, चाहे रेयर में, प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा और पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा। द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रेज मेक स्मॉल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो पैरेक्सियल है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे मान लो कि हम डील करने जा रहे हैं, मान लो जो हम डील करने जा रहे हैं इसको लेकर के, किसको, जो हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस है, ठीक है ना, कन्वेक्स आपका है, तो ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, एक बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे रेयर में, है ना, फिर देखेंगे उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, जब लाइट इस पर गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। फिर इसी वाले केस में, पहले वाले ही केस में, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देंगे, डेंसर में रख देंगे, फिर उसकी इमेज का पता लगाएंगे। ठीक है ना। तो मतलब इस वाले जो आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपका है, मिरर नहीं, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं मिरर को लेके, सरफेस को लेकर के। मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर जो आपका स्फेरिकल सरफेस आपका है और जो कि कन्वेक्स है, इस केस में, इसमें हम दो केसेस डील करेंगे। पहला, एक कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट केप्ट इन रेयर मीडियम, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट केप्ट इन डेंसर मीडियम, फिर उसकी इमेज की एनालिसिस करेंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे रेयर मीडियम में, है ना। उसकी जो इमेज बनेगी, दो तरीके से इमेज बन सकती है। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, बोलो, जब ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा रहेगा तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, इसका पता लगाना है बेटा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने देखा, इसको हमें डील करना है कि ऑब्जेक्ट केप्ट इन रेयर मीडियम, ठीक। फिर हम इमेज कहाँ बनेगी देखेंगे। जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है तो इमेज, दो इमेज बनेगी, एक तो वर्चुअल बनेगी और एक रियल बनेगी। कैसे बनेगी मैं करूंगा एक्सप्लेन। पहले इस बात को क्रिस्टल क्लियर करो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेयर में। अब इसकी इमेज का पता लगाना है। तो अगर रेयर में रखा हुआ है तो दो इमेज बन सकती है, एक रियल और एक वर्चुअल। तो पहले हम रियल को डील कर लेते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट केप्ट इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, उसकी पूरी एनालिसिस कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्या कोई ऐसी भी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में रखा हो और उसकी इमेज वर्चुअल बनती हो। अगर बन भी रही तो उसको भी डील कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी में हम लोग पहले, जब रेयर में है तो दो केस हम डील करने वाले हैं। फिर हम क्या करेंगे, डेंसर में रख के फिर केस डील करेंगे, तो वो अलग अलग करके करेंगे। पहले को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेयर मीडियम, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, रेयर मीडियम में, एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक है ना। रेयर में रख करके हम रियल को डील, इमेज हमारी रियल है। ये सब मैंने यहाँ पर लिखे है, इसके बारे में लिखा है मैंने, इसको आप लोग पढ़ लेना। मैं इसको एक एक करके समझा रहा हूँ,
थोड़ा लंबा लगेगा डेरिवेशन, लेकिन आप 4-5 लाइन में अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर ले जाओगे। क्या है बेटा, देखो यहाँ पर आपके पास ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपका है, और ये पूरा का पूरा जो मीडियम है, इस पूरे के पूरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले लिया, μ2 ले लिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 ले लिया। पूरी ज्योमेट्री आप समझना, मैं डिराइव करने से पहले पूरी ज्योमेट्री आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, रेयर मीडियम में, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट चलेगी, स्फेरिकल सरफेस पे पड़ेगी, रिफ्रैक्ट होगी, और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो इमेज बनाएगी, ठीक है ना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उसका पोल है, ठीक है बेटा जी। और जो जो मैं बताऊंगा उसको देखते जाओ आप लोग। अब क्या करेंगे, इमेज को बनाने के लिए 2 लाइट रे कम से कम निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्रैक्ट होकर के लाइट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो एक ऑब्जेक्ट से हमने एक लाइट रे निकाल दिया बिल्कुल पोल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आपको पता है कि जब लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरेगी तो वो दूसरे मीडियम में विदाउट रिफ्रैक्ट हुए ही निकल जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो आइए, बिल्कुल ऐसे निकल गया, चली गई दूसरे मीडियम में, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि हमको इमेज बनाना है तो एक लाइट रे तो और निकालनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ से एक लाइट रे निकाला ऐसे, और इस पॉइंट ए पर लाइट रे जाकर के इंसिडेंट किया, तो ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, कहोगे सर यस होगा क्योंकि दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी। तो ए पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है तो पता है कि ए पॉइंट पर जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, वो नॉर्मल गया कि नहीं गया ये नॉर्मल। और जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मल से क्या एंगल बना रही है, आई, ठीक है ना। और जब ये रिफ्रैक्ट हुई, क्योंकि मीडियम कैसा है, डेंसर है, तो लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तब ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। जब ये रिफ्रैक्ट हुई तो ये एंगल कितना बना, आर, ये आर एंगल है, गामा मत समझना, इसको आर समझना। ये क्या है आपका, ये आपका आर है। और ये जाकर के आगे बढ़ी और ये जाकर के यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई। तो आप देखो कि ये 2 रिफ्रैक्टेड लाइट, एक ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रही है, एक ये जा रही है, ये दोनों कहाँ कट कर रही हैं बोलो, यहाँ पे। और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई वो इमेज बन गई। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ बन गई। अब बताओ ये रियल है कि वर्चुअल है। आप कहोगे सर ये तो रियल है, क्यों रियल है, क्योंकि रियली में लाइट आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट और ये रिफ्रैक्टेड लाइट, जो दोनों लाइट जाकर यहाँ पर इंटरसेक्ट रियली में कर रही हैं। तो जब वास्तव में लाइट आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज क्या बनती है, रियल बनती है। और जब आपस में इंटरसेक्ट करती हुई आपको मालूम पड़े, एक्सटेंड करने के बाद आप उनको इंटरसेक्ट कराओगे तो वर्चुअल बनती है। तो ये आपकी रियल इमेज बनी। हमारे बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा जी। इतनी स्टोरी अगर आपने समझ ली होगी तो बस अब ज्योमेट्री पे आते हैं हम लोग। ज्योमेट्री क्या कहती है कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जितने भी डेरिवेशन करेंगे, जो ऑब्जेक्ट का एंगल होगा उसको अल्फा लेंगे, जो इमेज का एंगल होगा उसको बीटा लेंगे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसको हम गामा लेंगे। अल्फा बीटा गामा, ऑब्जेक्ट का अल्फा, इमेज का बीटा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए। तो एंगल आप ले लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और ए से जो है प्रिंसिपल एक्सिस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए। ये ड्रॉ कर दोगे और आपको पता है कि हमारा जो एपर्चर है बहुत छोटा है, तो एन और पी एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो जो भी डिस्टेंस अगर एन से लोगे तो उसको आप पी से मान सकते हो, क्योंकि एन और पी बिल्कुल नज़दीक होंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो एपर्चर हमारा है ना, ये बहुत छोटा है। जितना छोटा होगा वैसे एन और पी बिल्कुल आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। अब क्या बना दिया, अब अल्फ़ा बना लिया, बीटा बना लिया, गामा बना लिया, और आपकी इमेज डिस्टेंस क्या हो गई, पोल से वी हो गई, और पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ओ हो गया, और पोल से जो सी का है आर हो गया। सब कुछ क्लियर हो गया, अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
अब हमें रिलेशन निकालना किसमें, म्यू1 में, म्यू2 में, वी में, यू में और आर में। यही तो वेरिएबल है, इसका म्यू1 है, इसका म्यू2 है, इसमें वी है, इसमें यू है और आर है। तो वी, यू, आर, म्यू1, म्यू2, इन सब में एक रिलेशन हमको स्टेब्लिश करना है। ठीक है, आई थिंक मेरे एम को आप समझ गए। तो हम ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे और बड़े आसानी से आगे चलेंगे। सबसे पहली बात है कि हम स्नेल्स लॉ की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ए पॉइंट पर आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ए पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस ए, है ना, ए पर लगाते हैं तो क्या होगा, म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर, लगा दिया। अच्छा, अब बताओ, ये आई और आर बहुत ही छोटे हैं। आई और आर क्या है, बहुत ही छोटे हैं, वेरी स्मॉल, पहले मैंने बोल दिया था। तो साइन आई इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। साइन आई इक्वल टू आई लिख सकते हैं, साइन आर इक्वल टू आर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा जी ना, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि एजम्पशन लेके चलेंगे हम लोग, और ये होता है मैथ में। तो आपने क्या है, साइन आई को सिंपल आई लिख दिया और साइन आर को सिंपल आर लिख दिया, तो म्यू1 आई एंड म्यू2 आर हो गया, आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। बस आप आई की वैल्यू और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहां पर ज्योमेट्री से, यहां पर रख दो, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो एम क्या है, आई की निकालना वैल्यू और आर की निकालना वैल्यू। आई और आर निकलते ही क्या है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, रखते ही म्यू1 का रिलेशन मिल जाएगा। और ट्राई ये करेंगे कि जब आई1 निकालें तो यू वी के फॉर्म में आए, है ना, क्योंकि हमें सब कुछ किस में कन्वर्ट करना है, यू में, वी में, आर में, म्यू1 में, म्यू2 में, है ना, कन्वर्ट करना है। तो आई और आर आपका यही हमारा एम है, आई और आर निकालना ज्योमेट्री की हेल्प से। तो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बिकॉज ऑल ऑफ द रेज पैरेक्सियल देयरफॉर आई आर अल्फा बीटा गामा सब ना, क्योंकि अगर आई और आर बहुत छोटे होंगे तो अल्फा भी बहुत छोटा होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत नज़दीक खुला, ए वाला वास्तव में अगर एपर्चर बहुत छोटा होगा तो ये वाला ए बहुत नज़दीक होगा, यहाँ पर लाइट ऐसे छोटी सी गिरेगी, यहाँ पर अल्फा छोटा होगा, आई भी छोटा होगा, सब अल्फा बीटा गामा सब छोटे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब डायग्राम में आते हैं। अब डायग्राम में देखो, मैं बताता हूँ ध्यान से। आप जानते हो ट्रायंगल की खासियत क्या है। अगर मान लो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने ऐसे बनाया, मैं आपको समझा दूँ तब समझ में आएगी बात। ऐसे, ठीक है ना। आई थिंक ये एंगल अगर आपको दिया है ए, ये एंगल आपका दिया है बी, तो ए बी का ये वाला जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा, वो होगा ए प्लस बी होगा। ये तो आप जानते ही जानते हो बेटा जी ना, है ना। ए और बी का ये कौन सा एंगल आपका है, इसमें ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये होगा तुम्हारा ए प्लस बी, ये ट्रायंगल का रूल है, ठीक है ना। तो अब आते हैं, आप बताइए आपको क्या निकालना है, आई के बारे में बात करनी है। सबसे पहले बताइए, आप ऑब्जेक्ट वाला ट्रायंगल लो, कौन सा, ए ओ सी, ये ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल, ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल में देखो आई आपका एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान देना, ये ट्रायंगल ए ओ सी, ये वाले ट्रायंगल की बात करो तो ये वाली लाइन इधर चली गई है, तो आई इज द एक्सटीरियर एंगल, यानी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। तो फ्रॉम द ट्रायंगल ए ओ सी, आई इज द एक्सटीरियर एंगल, देन अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। तो मैंने क्या लिखा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई, ठीक, ये लिख दिया हमने, है ना। अब हमें क्या है, अब हमें क्या ढूंढना है, आर ढूंढना, आर ढूंढना हमको है। अब ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, अब देखो ध्यान देना बेटा जी। मैंने कहा ट्रायंगल, किस में, ट्रायंगल में ए सी आई, ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के लिए ये गामा जो है एक्सटीरियर एंगल है, देखो ए सी आई, ये जो ट्रायंगल आपका है, इस ट्रायंगल के लिए गामा आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो आप कहोगे सर आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है ना। तो फटाफट हमने लिख यहाँ पर क्या लिखा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो आर इक्वल टू क्या होता है, गामा माइनस
बीटा हो जाएगा। तो आई भी निकाल लिया आपने और आर भी निकाल लिया। अब फटाफट क्या आप देखो यहाँ पर, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन क्या था, म्यू वन इंटू आई अल्फा प्लस गामा एंड म्यू टू इंटू आर गामा प्लस माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा जो यहाँ रख दिया आपने। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा है गामा है बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर आ गया। अब अल्फ़ा बीटा गामा भी तो वेरिएबल है ना, और एंगल बहुत छोटे छोटे हैं। तो अगर आपको अल्फ़ा निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, अल्फ़ा निकाल लेंगे, बीटा निकाल लेंगे और गामा निकाल लेंगे, हमारी बात बन जाएगी। अब देखो ये तो श्योर है बेटा जी, क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा बहुत छोटे हैं, है ना। तो अल्फ़ा को लिख सकते हो आप लोग tan अल्फ़ा। अरे भाई आपको पता है ना कि साइन आई अप्रॉक्सीमेटली आई कब, जब आई बहुत छोटा है ना, और tan आई या जो भी tan थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा कब, जब थीटा बहुत स्मॉल है। तो अगर जहाँ पर थीटा लिखा है तहाँ पर हम tan थीटा लिख सकते नहीं, लिख सकते बेटा जी। अब बच्चा पूछते सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बच्चा पूछता क्या है कि सर आप अल्फ़ा को tan अल्फ़ा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अल्फ़ा को अगर आप अच्छा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, अल्फ़ा को आप tan अल्फ़ा लिख सकते हो, लेकिन लिख क्यों रहे हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। लिख इसलिए रहे हैं कि ज्योमेट्री देखो आप, अगर आपने tan अल्फ़ा लिख दिया तो यहाँ से आपने tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लोगे। अल्फ़ा को अगर tan अल्फ़ा लिखा तो देखो ये ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल बना आपका, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से यहाँ पर tan अल्फ़ा निकाल लोगे, tan बीटा निकाल लोगे, tan गामा निकाल लोगे। तो tan बीटा, tan गामा, tan अल्फ़ा निकाल करके उसकी वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए हम tan को इन्वॉल्व कर रहे हैं और कर सकते हैं, क्योंकि हमको फैसिलिटी मिली हुई है कि अल्फ़ा बहुत छोटा है, तो अल्फ़ा को हम tan अल्फ़ा लिख सकते हैं, और tan अल्फ़ा लिखते ही ज्योमेट्री लगा पाएंगे हम। अकेला अल्फ़ा थोड़ी निकाल पाएंगे, अब अल्फ़ा तो एंगल है बेटा ना, अल्फ़ा तभी निकलेगा जब कोई tan आए, साइन आए, कॉस आए, है ना, तभी तो अल्फ़ा निकाल पाएंगे ना। तो इस तरीके से क्या है ना, हम अल्फ़ा को tan मान सकते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और tan से ज्योमेट्री लगा के tan अल्फ़ा निकाल के उसको वहाँ पर पुट कर लेंगे। तो आपने कहा कि tan अल्फ़ा लिख दिया, tan गामा लिख दिया, फिर tan गामा, tan बीटा, मतलब जहाँ जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा वहाँ पर tan लगा दिया हमने। अब tan अल्फ़ा क्या होगा, देखो ज्योमेट्री से क्या होगा, tan अल्फ़ा देखो ज्योमेट्री से क्या होगा, तुम्हारा कौन सी ज्योमेट्री है, ए एन ओ है ना। तो tan अल्फ़ा क्या होगा बेटा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए एन अपॉन एन ओ। अब एन ओ को पी ओ लिख सकते हो आप, देखो अब यू में आ रहा है रिजल्ट, और tan अल्फ़ा रिमूव हो रहा है, क्या लिख सकते हो बेटा जी आप लोग, आप क्या लिख सकते हो, ए एन अपॉन एन ओ, tan अल्फ़ा। तो आपने यहाँ क्या लिखा है, देखो tan अल्फ़ा, है ना, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, ए एन अपॉन एन ओ, और एन ओ को आप पी ओ लिख सकते हो, मैं बता चुका हूं पहले आपको, यहां से देखो, है ना, एन ओ को आप पी ओ लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे अगर दूसरे में हम आते हैं, अगर आपसे कहते हैं कि भाई tan बीटा क्या होगा, तो tan बीटा के लिए कौन सा लगा फॉर्मूला, ये देखो ए एन आई, ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल, तो tan बीटा क्या होगा, पर ए एन अपॉन एन आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जहां पर n है वहां पर हम p लिख सकते हैं। अच्छा, और tan गामा क्या होगा, tan गामा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या है, परपेंडिकुलर ए एन अपॉन एन सी, तो जहां पर n है वहां पर हम p लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो tan अल्फ़ा ए एन अपॉन एन ओ अप्रॉक्सीमेटली ए एन अपॉन पी, क्योंकि जहाँ पर n है तहाँ पर हम पोल लिख सकते हैं। tan गामा ए एन अपॉन एन सी, इसको भी हमने ए एन अपॉन पी सी लिख दिया, ये हमने इसको पी सी, एन सी को हम पी सी कर दिए, और tan बीटा को हमने सिंपल एन आई को हमने पी आई, जहाँ पर n था वहाँ पर p कर सकते हैं, क्योंकि n और p बिल्कुल नज़दीक हैं, पर से छोटा है। अब ये आपका टू इक्वेशन में रखो सारी वैल्यू, tan अल्फ़ा tan, तो tan अल्फ़ा tan गामा, फिर tan गामा माइनस tan बीटा रख दिया, तो ऊपर से ए एन सब में कॉमन है, कट जाएगा, तो क्या आ गया बेटा जी, म्यू वन अपॉन पी ओ, म्यू वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी आई, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने पी सी को एक तरफ कर दिया
पी सी जो है नीचे वाला एक तरफ कर दिया हमने, और पी आई को हम इधर ले लिए, तो म्यू वन अपॉन पी यू हो गया, म्यू टू अपॉन पी आई हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, जब पी सी आप उधर चला गया तो आपने एलसीएम दिया, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन ये पी सी हो गया। अब इस सारी की सारी वैल्यू, पी ओ की वैल्यू, पी आई की वैल्यू, पी सी की वैल्यू, पी ओ पी आई और पी सी, इनकी वैल्यूज वहाँ से उठा करके साइन के साथ रखो, तो देखो पी ओ क्या होगा, माइनस यू होगा। देखो बेटा जी, एक मिनट, पी ओ क्या होगा, क्योंकि लाइट जा रही है राइट साइड में, इधर का क्या लेंगे, इसको इधर पॉजिटिव लेंगे, इधर क्या लेंगे, इधर नेगेटिव लेंगे, तो यू किस में आएगा बोलो, नेगेटिव में आएगा। वी किस में आएगा, पी आई किस में आएगा बेटा जी, पॉजिटिव आएगा। और आर किस में आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो आपने कहा कि पी सी क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, पी आई क्या कहलाएगा, वी कहलाएगा, और पी ओ क्या कहलाएगा, माइनस यू कहलाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस सारी वैल्यूज आपने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पर अगर माइनस रखोगे माइनस यू, तो माइनस म्यू वन अपॉन यू ए प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर कर दिया। इसको हमने रीअरेंज किया, इसको पहले इसको बाद में लिखा, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अच्छा कॉन्सेप्ट था बेटा जी, और बस इस फार्मूले को समझने की नीड है। ये फार्मूला हर केस के लिए वैलिड है, चाहे वर्चुअल बने चाहे रियल बने। अभी तो मैंने रियल इमेज को डिस्कस किया है, वर्चुअल को भी डिस्कस कर लेंगे, बट ये दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल फॉर ऑल केसेस, चाहे वो क्या है, वर्चुअल हो चाहे वो क्या हो, रियल हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि म्यू टू क्या है, इसमें म्यू टू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में लाइट जा रही है, रिफ्रैक्ट होने जा रही है, और म्यू वन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से लाइट चल रही, जिस मीडियम से लाइट जा रही है, जिस मीडियम से लाइट जा रही है उसको बोलेंगे म्यू वन बोलेंगे, और जिस मीडियम में लाइट जा रही है रिफ्रैक्ट होने के लिए उसको म्यू टू बोलेंगे, और सारी चीज़ें बिल्कुल साइन के साथ। और जब भी ये फॉर्मूला लगाओ न्यूमेरिकल के लिए तो विथ साइन लगाओ, बगैर साइन के फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। जब भी आपको म्यू मिले, वी मिले, म्यू और वी आर जो भी वैल्यूज आपको मिलती हैं साइन के साथ रखो, रिजल्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये फार्मूला किस में आ गया, म्यू वन में, म्यू टू में, यू वी और आर में आ गया। रेज शुड बी पैरेक्सियल, पहला कॉन्सेप्ट। म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रेज आर रिफ्रैक्टेड, म्यू वन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच रेज आर कमिंग, जहाँ से रेज आ रही है जिस मीडियम से, और पुट यू वी आर विथ साइन। तो इस फार्मूले की पूरी जो इसकी डेप्थ थी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और कहीं भी डेरिवेशन में कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है अगर बड़े आराम से करोगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा बेटा जी। इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से इसको आप फील कर पाओगे, ठीक है बेटा जी। तो ये इतना कॉन्सेप्ट था, इसके बाद मैं दूसरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। ओके बेटा जी, थैंक यू।